सब्सक्राइब कीजिए साइंस फर्स्ट चैनल को और लेटेस्ट साइंस एवं फिजिक्स के वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। साथ ही पूरी नॉलेज के लिए वीडियोज को अंत तक देखें, लाइक, कमेंट एवं शेयर करना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस फर्स्ट चैनल के अंदर। दोस्तों, जब भी कोई विपत्ति आए, आपदा आए, हमेशा नए अवसरों की तलाश करनी चाहिए। और विंस्टन चर्चिल ने कहा भी है कि नेवर लेट ए क्राइसिस गो टू वेस्ट, अर्थात कभी भी कोई भी क्राइसिस आए उसके अंदर हमेशा नए अवसरों को ढूंढिएगा, अपनी बौद्धिक क्षमताओं का विकास करिएगा, सृजनात्मक शक्ति को विकास करिएगा, विकसित करिएगा। और ये जो न्यूटन है, जिसका नाम आपने सभी ने सुना होगा, एक महान वैज्ञानिक, न्यूटन ने भी एक महामारी, एक आपदा आई थी, उस आपदा के अंदर अपने आप को इतनी बौद्धिक रूप से विकसित किया, अपनी सृजनात्मक शक्तियों को इतनी विकसित किया कि उसने उस दुनिया के लिए बहुत सारे नियम और बहुत सारे सिद्धांत दे दिए। जी हां, आज हम बात कर रहे हैं न्यूटन के बारे में। न्यूटन के भौतिक विज्ञान में बहुत सारे योगदान है, लेकिन आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियम में। ये जो न्यूटन है, इनका जन्म, न्यूटन की बात करें तो न्यूटन का पूरा नाम था आइजैक न्यूटन। आइजैक न्यूटन, कई बच्चे इसको इसाक न्यूटन भी बोल देते हैं, तो इसाक न्यूटन या आइजैक न्यूटन एक ही बात है, ये न्यूटन का पूरा नाम था। और ये आइजैक न्यूटन जो है, इनका जन्म इंग्लैंड के अंदर 1642 में हुआ था। तो इनका जो जन्म है, इंग्लैंड के रहने वाले थे, इंग्लैंड में इनका जन्म हुआ था। और जन्म होने के बाद में, ये शुरुआत में ही, जब बचपन में ही जब इनको देखा गया तो प्रतिभाशाली थे, लेकिन किसी को पता नहीं था, ये घर वालों के अलावा। और इनको सन 1642 के बाद में 1662 में इनको स्नातक पूर्व शिक्षा के लिए कैम्ब्रिज में इनका एडमिशन कराया गया, कैम्ब्रिज के अंदर। और कैम्ब्रिज में जब दाखिला कराया गया तो 1669 के अंदर प्लेग महामारी, कभी आपने नाम भी सुना होगा, एक महामारी आ गई, प्लेग महामारी। जैसे वर्तमान में कोरोना महामारी, उसी प्रकार से 1669 के अंदर आई थी प्लेग महामारी। और प्लेग महामारी जब आई थी तो वो विश्वविद्यालय से, कैम्ब्रिज से वापस अपने मातृभूमि लौट आए न्यूटन। और न्यूटन 2 साल तक वहीं पर रहे। महामारी इतनी जबरदस्त थी, 2 साल तक इनको वहीं पर अपनी जगह पर ही रहना पड़ा। वहां पर विश्वविद्यालय, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से लौट के आ गए थे। और ये जो 2 साल है, इनमें न्यूटन ने जो एकाकी जीवन व्यतीत किया, अर्थात अकेले रहकर जो न्यूटन ने सोचा, यही सोच ने इस न्यूटन को महान बना दिया। और इस एकाकी जीवन ने न्यूटन ने बहुत सारे योगदान दिए। न्यूटन ने अवकल गणित के बारे में बताया, न्यूटन ने धनात्मक और ऋणात्मक घातांक की द्विपद प्रमेय के बारे में बताया, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के व्युत्क्रम वर्ग नियम के बारे में बताया, न्यूटन ने प्रकाश के स्पेक्ट्रम को बताया। और उसके बाद में जब ये वापस विश्वविद्यालय लौटे तो उसके बाद में इन्होंने प्रकाशिकी ऑप्टिक्स के अंदर परावर्तक दूरदर्शी की खोज कर डाली। आप सोचिएगा कि जो प्लेग महामारी से जब ये न्यूटन अपनी मातृभूमि लौटे तो ये जो 2 साल तक ये अपनी मातृभूमि रहे, और ये जो 2 साल का पीरियड था जिसको न्यूटन ने एकाकी जीवन के रूप में व्यतीत किया, उसके अंदर ही न्यूटन ने इस दुनिया को वो दे दिया जो दुनिया के पास कभी था ही नहीं। और न्यूटन जो है ये महान बन गया, और दुनिया जो है उसको भी बहुत सारी चीजें जानने को मिल गई। तो यहां पर बात मैं कर रहा था न्यूटन की। तो आइजैक न्यूटन का जन्म इंग्लैंड में 1642 में हुआ। 1662 में इनको कैम्ब्रिज के अंदर, कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इनका दाखिला कराया गया। और 1669 में प्लेग महामारी आई, जिसके कारण वापिस मातृभूमि लौट आई। तो मातृभूमि न्यूटन लौट आए, और मातृभूमि लौट आने के बाद में यहीं पर इन्होंने उन सिद्धांतों को, नियमों को, या ये खोजों का एक लंबी श्रृंखला दे दी। न्यूटन ने एक बहुत बड़ी श्रृंखला खोजों की दी। चाहे न्यूटन ने आपके गणित के अंदर, अवकल गणित के अंदर योगदान दिया हो, चाहे न्यूटन ने धनात्मक व ऋणात्मक घातों के लिए धनात्मक एवं ऋणात्मक घातों की द्विपद प्रमेय, उसके अंदर न्यूटन का योगदान हो, चाहे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण के नियम के अंदर योगदान हो, गुरुत्वाकर्षण का व्युत्क्रम वर्ग नियम के अंदर योगदान हो, चाहे प्रकाश के स्पेक्ट्रम के अंदर योगदान हो, प्रकाश का स्पेक्ट्रम समझाने में योगदान हो। तो ये न्यूटन के बहुत सारे योगदान थे। और उसके बाद में 1684 में, सन 1684 में, और अपन न्यूटन की आगे बात करें तो सन 1684 के अंदर
इन्होंने अपने दोस्त के कहने पर 1684 में अपने दोस्त के कहने पर और अपने जो दोस्त है उसके कहने पर, तो सन 1684 की बात है, सन 1684 में एडमंड हैली इनके दोस्त का नाम था। तो एडमंड हैली पूरा नाम था एडमंड हैली। तो सन 1684 में अपने दोस्त के कहने पर एक किताब लिखी। तो न्यूटन से कहा कि तूने इतनी सारी खोज करी है तो इन सभी खोजों को एक किताब के अंदर लिख दे, और एक महान ग्रंथ न्यूटन ने बनाया। तो 1684 में हैली दोस्त के कहने पर एक महान ग्रंथ बोलते हैं इसको आप, भले ही अपन करते हैं तो शास्त्रों के ग्रंथ है, ऐसे ही विज्ञान के ग्रंथ, एक महान वैज्ञानिक ग्रंथ बोल दीजिएगा, महान वैज्ञानिक ग्रंथ, और उसका नाम था द प्रिंसिपिया मैथमेटिका। महान ग्रंथ का नाम था द प्रिंसिपिया मैथमेटिका। न्यूटन ने फिजिक्स और गणित दोनों में योगदान दिया था, और इस ग्रंथ का नाम था, इस किताब का नाम था द प्रिंसिपिया मैथमेटिका। और ये जो प्रिंसिपिया मैथमेटिका था, इसी के अंदर न्यूटन ने गति के नियमों का, जो गति के नियम, जो मौलिक नियम है, उनका उल्लेख किया है। इसी में इन्होंने गुरुत्वाकर्षण का नियम जो है उसका भी उल्लेख किया है। इसके अलावा न्यूटन ने एक किताब और लिखी थी, उसका नाम था ऑप्टिक्स। उसका क्या नाम है? ऑप्टिक्स। तो ऑप्टिक्स जो है उसकी भी इन्होंने रचना करी थी। तो दो इनकी न्यूटन की महान ग्रंथ के रूप में या महान किताबों के रूप में दो रचनाएं हैं। तो एक तो किताब का नाम है प्रिंसिपिया मैथमेटिका और एक का नाम है ऑप्टिक्स, जिसको अपन यो लिखे तो यो लिखते हैं ऑप्टिक्स अंग्रेजी के अंदर। अच्छा, तो ये जो गति के नियम है इनका उल्लेख प्रिंसिपिया मैथमेटिका बुक्स के अंदर जो न्यूटन की है उसमें उल्लेख किया गया। तो आज हम बात कर रहे हैं गति के नियम में। अब देखिएगा आप आगे की बात। आगे जो बात है, ये जो गति के नियम है, तो अब आपकी ये तो समझ में आ गई होगी कि गति के नियम जो है ये न्यूटन ने दिए थे। और यहां पर ये जो गति के नियम है, तो पहली बात यहां पर मैं लिख रहा हूं गति के नियम सर, न्यूटन को एक उपाधि भी मिली थी सर आइजैक न्यूटन के द्वारा दिए गए, सर आइजैक न्यूटन ने दिए। महत्वपूर्ण बात सभी मैं बता रहा हूं, सर आइजैक न्यूटन ने दिए। अगली बात, 3 नियम है गति के। कितने नियम है? 3 नियम दिए। अगली बात, अपनी पुस्तक प्रिंसिपिया में उल्लेख किया। ये जो गति के नियम है इनको अपनी पुस्तक, किताब जो थी, जिसको मैंने अभी ग्रंथ बोला था, किताब जो ग्रंथ रूपी है, क्योंकि महान किताब थी इसलिए ग्रंथ बोलते हैं उसको, बहुत सारी बातें थी। अपनी पुस्तक, जिसका भी मैंने नाम बताया था द प्रिंसिपिया मैथमेटिका, द प्रिंसिपिया मैथमेटिका में उल्लेख किया। पिया और पिया में किया, उल्लेख किया। तो अपनी पुस्तक द प्रिंसिपिया मैथमेटिका में उल्लेख किया। ये जो न्यूटन ने गति के नियम दिए थे, न्यूटन का जन्म हुआ था मैंने बताया था 1642 में, और संयोग वर्ष 1642 के अंदर ही गैलीलियो का देहांत हुआ था। और गैलीलियो जो है उसने बल और गति के बारे में बहुत कुछ पहले से ही बता दिया था। और ये जो गैलीलियो के बल और गति के जो विचार थे, आप देखिएगा प्रकृति का क्या संतुलन था कि गैलीलियो के बल और गति के विचार को ही न्यूटन ने आगे बढ़ाया। और जिस साल गैलीलियो का देहांत हुआ उसी वर्ष न्यूटन का जन्म हुआ। मतलब इस प्रकृति ने गैलीलियो की बात को खत्म नहीं किया, गैलीलियो की बात को और साकार रूप देने के लिए न्यूटन को वहां पर इस दुनिया के अंदर भेज दिया। तो यहां पर अगली जो बात आती है, पेन थोड़ी डिम है, अगली जो बात आती है गैलीलियो के बल एवं गति, गैलीलियो के बल एवं गति के विचारों को न्यूटन ने आगे विकसित किया। मतलब इसकी बात को ही आगे बढ़ाया, आगे विकसित किया। अच्छा, अब यहां पर बात आती है कि ये जो न्यूटन है इसने जो गति के नियम दिए थे, तो गति के जो टोटल नियम है, तो गति के कुल कितने नियम है? 3। आज हम गति का पहला नियम पढ़ रहे हैं। मैं आपको ये जो गति के नियम है इनके 3 पार्ट में पढ़ाऊंगा। गति का नियम पहला, इसका एक पार्ट आएगा, गति का दूसरा नियम, और फिर गति का तीसरा नियम। तो आज हम गति का प्रथम नियम पढ़ रहे हैं।
तो यहां पर मैं लिख रहा हूं सबसे पहले गति का प्रथम नियम। गति का प्रथम नियम, और ये जो गति का प्रथम नियम है इसी को गैलीलियो का नियम कहते हैं, क्योंकि इसमें जो बात आई थी वो गैलीलियो की बात आई थी, क्योंकि गैलीलियो की बात को न्यूटन ने आगे बढ़ाया। तो गैलीलियो का नियम, और इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं, क्योंकि जड़त्व का जो कॉन्सेप्ट है ये भी गैलीलियो ने समझाया था, इसलिए गति के प्रथम नियम को गैलीलियो का नियम अथवा जड़त्व का नियम भी जाना जाता है। तो न्यूटन के जो गति के नियम है, स्पष्ट रूप से अपन बोलते हैं न्यूटन के गति के नियम, लेकिन शॉर्ट में बोलते हैं गति के नियम। तो गति के नियम दिए थे किसने? न्यूटन ने। तो न्यूटन का गति का प्रथम नियम गैलीलियो का नियम या जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो यहां पर बात यह आती है कि ये जो गति का प्रथम नियम क्या है। तो पहला नियम क्या है कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में है उसी दिशा में बनी रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगे। मतलब मैं स्थिर हूं तो स्थिर रहूंगा। अब मुझको यदि मेरी स्थिति बिगाड़नी तो कोई बल लगाना पड़ेगा, ऐसे ही मैं चल रहा हूं तो चलता ही रहूंगा। अब यदि मेरे वेग में परिवर्तन करना है तो मुझे बल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही मैं जिस दिशा में हूं उसी दिशा में बना रहूंगा जब तक कि मुझ पर कोई बल नहीं लगे। बल लगेगा तभी मेरी दिशा बिगड़ेगी। मतलब ये नियम क्या कहता है, यदि कोई वस्तु स्थिर है स्थिर ही रहेगी, गतिशील है गतिशील ही रहेगी, और जिस दिशा में है उसी दिशा में बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बल नहीं लगे। इसका मतलब सीधा आ गया कि गति का जो पहला नियम है ये बल की परिभाषा देता है। ये क्वेश्चन आता है कि गति का पहला नियम क्या समझाता है? बल की परिभाषा, कि बल वह साधन है जो स्थिर वस्तु को क्या कर देता है? गतिमान। कोई वस्तु स्थिर है, बल लगा दो गतिमान हो जाएगी। ऐसे ही गतिमान वस्तु के वेग में क्या कर देगा? परिवर्तन। आप चल रहे हो और आपके पीछे से आके किसी ने टड़का लगा दिया तो आपके वेग में परिवर्तन हो गया। या फिर बल का तीसरा काम क्या होता है? दिशा में परिवर्तन। आप चल रहे हो, किसी ने टड़का लगा दिया, आपकी दिशा मुड़ गई। टड़का मतलब थोड़ा सा ऐसे झटका मार दिया तो आपकी दिशा मुड़ गई। तो इसका मतलब बल जो है ये स्थिर वस्तु को गतिमान कर सकता है, गतिमान वस्तु के वेग में परिवर्तन कर सकता है और दिशा में परिवर्तन कर सकता है। इसलिए गति का प्रथम नियम बल की परिभाषा या बल के अर्थ को समझाता है। तो यहां पर पहली बात, यह नियम बल की परिभाषा, यह नियम बल की परिभाषा ऑब्लिक अर्थ को समझाता है। याद रखना गति के जो तीनों नियम, ध्यान रखना तीनों नियम, गति का पहला नियम जो आज पढ़ रहे हैं, फिर गति का दूसरा नियम, फिर गति का तीसरा नियम, ये तीनों नियम बल को ही समझाते हैं। गति के तीनों नियम किसको समझाते हैं? बल को। पहला नियम बल की परिभाषा देगा, दूसरा नियम जब पढ़ेंगे तब मैं बताऊंगा उससे बल का सूत्र आएगा, F बराबर m जो सूत्र कभी आपने सुना होगा। और तीसरा नियम बल के गुण को या बल की प्रकृति को बताएगा कि बल के अंदर क्या खूबी होती है, कौन सा एक गुण है। तो तीनों नियम बल को समझाते हैं। क्वेश्चन आता है गति के नियम स्पष्ट रूप से किसकी व्याख्या करते हैं, कौन सी भौतिक राशि की व्याख्या करते हैं? तो राइट आंसर आएगा बल को। तो यह नियम पहला नियम, पहले नियम की बात कर रहे हैं, यह नियम बल की परिभाषा या अर्थ को समझाता है। अब यह नियम क्या बताया था मैंने? यदि कोई वस्तु, इस नियम अनुसार, आगे लिख रहा हूं मैं, इस नियमानुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी, कौमा गतिशील है तो गतिशील ही रहेगी, एवं जिस दिशा में है उसी दिशा में बनी रहेगी, उसी दिशा में बनी रहेगी जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल, बाहर से कोई बल, बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जब तक आप बाहर से कोई बल आरोपित न करोगे, न किया जाए। तो इस नियम अनुसार यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर रहेगी, गतिशील है तो गतिशील रहेगी, और जिस दिशा में है उसी दिशा में बनी रहेगी जब तक कि वस्तु पर बाह्य बल आरोपित न किया जाए। जैसे बाह्य बल आरोपित करोगे वस्तु के अंदर स्थिर अवस्था गतिशील अवस्था में हो जाएगी, गतिशील अवस्था के में परिवर्तन हो जाएगा और दिशा में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। तो यहां पर ये पहले नियम की बात है। तो जब तक अपन बाह्य बल आरोपित नहीं करते हैं जब तक ऐसा ही रहता है। अच्छा, अब इस नियम को सुविधा के लिए मैं 3 भागों में तोड़ देता हूं। तो यहां पर अगली बात आती है, ये जो नियम है
इस नियम के 3 भाग में कर रहा हूं, 3 पार्ट इस नियम के मैं बता रहा हूं। तो पहला ही नियम है गति का प्रथम नियम, इसी के मैं कितने हिस्से कर रहा हूं, 3 हिस्से कर रहा हूं, ताकि समझने में थोड़ा सा इजी हो जाए। तो यहां पर ये गति का जो पहला नियम है, इसके 3 हिस्से कर रहा हूं, इसके 3 भाग, इसके 3 भाग होते हैं, 3 भाग ले रहे हैं, 3 भाग लेते हैं। अब 3 भाग आप कहोगे कौन सा, नंबर 1 पहला जो भाग है उसका नाम है स्थिरावस्था का जड़त्व। पहला जो भाग है उसका नाम है स्थिरावस्था का जड़त्व। पहला जो भाग है इसका नाम है स्थिरावस्था का जड़त्व। अच्छा, गति का पहला नियम, चूंकि इसमें योगदान गैलीलियो की बात आ रही थी, इसलिए इसको गैलीलियो का नियम बोला था। और चूंकि इसने जड़त्व की बात, जड़त्व का मतलब क्या होता है, कोई भी वस्तु अपनी स्थिति, गति और दिशा में परिवर्तन का विरोध करती है, वो जहां वहीं रहना चाहती है। इसीलिए गैलीलियो की जो बात आई थी जड़त्व, और गैलीलियो ने जड़त्व के बारे में बताया था, इसीलिए इस नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। तो गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम, गैलीलियो का नियम जो मैंने हेडिंग डाला था, इसलिए उसका कारण है। अब पहले नियम के अपन ने 3 भाग कर दिए। पहला है स्थिर अवस्था का जड़त्व। इसके अंदर केवल इतना सा बोलते हैं, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस वस्तु पर कोई बाहर से बल नहीं लगे, जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल नहीं लगेंगे, स्थिर है तो स्थिर रहेगी। मैं खड़ा हूं, खड़ा ही रहूंगा जब तक कि कोई मुझ पर बल नहीं लगाएगा। बल लगाऊंगा तब मेरी स्थिति क्या होगी, बिगड़ेगी। तो पहला जो नियम है उसके अंदर पहला जो भाग लिया स्थिर अवस्था का जड़त्व, इसमें इतनी सी बात याद रखनी है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो स्थिर ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहर से बल न लगे। अब इसके एग्जाम्पल क्या है, जरा समझते चलना। एग्जाम्पल क्या है, ये गिलास, गिलास पे रखा कार्डबोर्ड पे रखा सिक्का। ये कोई गिलास है, गिलास पर कोई कार्डबोर्ड रखा है, गिलास पर कोई कार्डबोर्ड रखा है, उसके ऊपर कोई क्या रख रखा है, सिक्का। और जैसे ही मैं इस कार्डबोर्ड को जोर से झटका मारूंगा, ऐसे कार्डबोर्ड को ठक, अब कार्डबोर्ड को झटका मारूंगा तो कार्डबोर्ड तो गतिशील होकर गति करता हुआ आगे बढ़ गया, लेकिन सिक्का कहता है कि मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर रहूंगा। और सिक्का बताओ किसमें गिर जाता है, गिलास में। तो एग्जाम्पल पहला, गिलास, पहला एग्जाम्पल लिख रहा हूं, गिलास पर रखे कार्डबोर्ड, गिलास पर रखे कार्डबोर्ड पर रखे सिक्के का, कार्डबोर्ड को झटका मारने पर, कार्डबोर्ड को झटका मारने पर, गिलास पर रखे कार्डबोर्ड पर रखे सिक्के का कार्डबोर्ड को झटका मारने पर गिलास में ही गिर जाना, गिलास में गिर जाना। अच्छा, आप कहोगे गुरुजी और एग्जांपलों की बात करें, और दूसरा एग्जांपल देखिएगा। आपने देखा होगा जब अचानक वाहन को स्टार्ट करते हैं, कोई गाड़ी चलती है, बस चलती है, बस में अपन बैठे हैं, अब बस में बैठ जाते हैं, तो बस जब अचानक चलती है तो शरीर जो है पीछे की ओर झटका मारता है। अब पीछे की ओर झटका क्यों मारता है? ऐसे ही जब घोड़े पर कोई घुड़सवार बैठा है, अचानक घोड़ा एकदम चलने शुरू कर देता है तो एकदम उसको पीछे की ओर झटका लगता है घुड़सवार को, और कई बार तो बहुत तगड़ा झटका लगता है, गिरने की संभावना हो जाती है। तो ऐसा क्यों होता है? कारण क्या है कि आपन चाहे बस में बैठे, चाहे आप किसी घोड़े पर बैठे हो, तो आपका ये जो नीचे का शरीर है, अर्थात कमर से नीचे का शरीर, ये बस के संपर्क में या घोड़े के संपर्क में ज्यादा है। ऊपर का शरीर हदर रहता है, बस में भी हदर है। अब क्या हुआ, जैसे बस चली तो नीचे का शरीर तो बस के साथ साथ चल पड़ा, लेकिन ऊपर का शरीर कहता है मैं तो स्थिर रहूंगा, मैं नहीं जाऊं बस के साथ, मैं तो यहीं पे रहूंगा, बस तू जाए तो जा। नीचे का शरीर जो है वो तो बस के साथ साथ आगे चलता है, लेकिन ऊपर का शरीर कहता है मैं तो वहीं पर रहूंगा। तो क्या होता है कि जिधर बस चलती है उसके विपरीत वो कहता है मैं तो यहीं रहूंगा, तो इसलिए बस की गति की दिशा के विपरीत क्या लगता है, एक झटका लगता है। अब थोड़ा सा एक झटका लगता है, उसके बाद में ये भी चल पड़ता है। ये तो नहीं झटका लेने के बाद में शरीर उखड़ जाए, यहां से कोई राहु केतु पड़ जाए ऐसे उखड़ जाए, तो ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन एक झटका लगता है। ऐसे घोड़ा है, घोड़े पर बैठे, अचानक घोड़ा चला, अब घोड़ा चला तो नीचे का शरीर तो घोड़े के संपर्क में, वो तो चल पड़ा, लेकिन ऊपर का शरीर जो हदर है, ये वाला हद शरीर, ये यहां से कमर से ऊपर का ये हदर है। अब हदर है तो कहता है मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर रहूंगा। तो ऐसी स्थिति में पीछे की ओर झटका लगता है, मैं घोड़े के साथ नहीं जाऊंगा, मैं तो पीछे ही रहूंगा। तो अगली जो बात है, उदाहरण मैं यहां पर लिख रहा हूं, वाहन के, बस की जगह कुछ भी ले सकते हो, वाहन के ऑब्लिक, इसको मैं यहीं पर लिख देता हूं घोड़े, वाहन के या घोड़े के अचानक चलने पर सवारी का, अब घोड़ा है तो आप घुड़सवार बोल देना, सवारी ब्रैकेट में लिख देता हूं यहीं पर घुड़सवार, घोड़ा है तो सवारी को क्या नाम होता है, घुड़सवार। सवारी का पीछे की ओर झटका लगना, पीछे की ओर झटका लगना। तो ये भी इसका उदाहरण है।
आप कहोगे गुरुजी और उदाहरणों की यदि बात करें तो और उदाहरण देखिएगा इसके, और उदाहरण स्थिर अवस्था के जड़ के कौन कौन से। तो अपन पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं, गति के प्रथम नियम के भी 3 टुकड़े कर दिए। गति के नियम भी 3 है, और जैसे गति के नियम 3 है ऐसे ही अपन ने गति का प्रथम नियम है इसके भी 3 भाग कर दिए। तो तीसरा भाग ये कट गया है, इसको मैं पहले वापस लिख दूं। तो पहला जो भाग पढ़ रहा था गति के प्रथम नियम की, इसका नाम था स्थिर अवस्था का जड़। और एग्जांपल्स की बात करें, देखो आप एग्जांपल्स की बात करें तो आपने देखा होगा कैरम बोर्ड पर, फिलहाल कोरोना के अंदर कैरम बोर्ड गेम्स घर पे बैठे बैठे खेल रहे हैं। तो कैरम बोर्ड पर एक गोटियां होती है ऐसे, और गोटियों का ढेर लगा दिया और अपन स्ट्राइकर से मारते हैं ऐसे। तो ये स्ट्राइकर है, स्ट्राइकर। और स्ट्राइकर से जैसे ही हम मारते हैं तो अपन एकदम मारते हैं तो टक, तो स्ट्राइकर क्या है कि ये नीचे की गोटी बाहर निकल जाती है, लेकिन ढेर वहीं की वहीं बना रहता है, क्योंकि शेष जो गोटियों का हिस्सा है वो कहता है कि मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर ही रहूंगा। तो यहां पर जो सवाल आता है, थोड़ी सी आवाज आई है, टेम्पो आ गया के आसपास, टेम्पो भी आ जाए। तो यहां पर है कैरम बोर्ड पर जब गोटी का प्रहार किया जाता है, कैरम बोर्ड जो है उसकी गोटियों पर जब स्ट्राइकर का प्रहार करते हैं तो जो स्ट्राइकर जिस गोटी से टकराता है उसको तो गति करके आगे निकल जाता है, लेकिन शेष हिस्सा कहता है मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर रहूंगा। इसलिए ये ढेरी यो कहीं बैलेंस रहती है, यो कहीं खड़ी रहती है। तो यहां पर अगला उदाहरण लिख रहा हूं मैं, कैरम बोर्ड की गोटियों के ढेर पर स्ट्राइकर से प्रहार करने पर नीचे की गोटी का आगे बढ़ जाना तथा शेष गोटियों का, नीचे की गोटी तो आगे बढ़ जाएगी स्ट्राइकर से झटका मार के, तथा शेष गोटियों का अपने स्थान पर बना रहना। शेष गोटियों का अपने स्थान पर बना रहना, ये भी इसका एक उदाहरण है। और आप कहोगे गुरुजी और कौन से उदाहरण है, तो और उदाहरण देखिएगा आप, जब अपन किसी टहनी पर लटके हुए, टहनी है और टहनी पर लटके हुए कोई फल है, तो उसको अपन क्या करते हैं, टहनी को जैसे हिलाते हैं तो फल नीचे से आ जाता है। तो कैसे आता है, जैसे पेड़ है और पेड़ पर एक टहनी है और माना यहां पर कोई आम लटका हुआ है। अब आपने टहनी को हिलाया, अब हिलाया तो आपने टहनी को, आम को थोड़ी हिलाया, तो आम तो कहता है मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर रहूंगा। टहनी भले ही तू इधर से इधर जा, अपन टहनी को हिला रहे हैं तो टहनी इधर से इधर जा रही है, आम कहता है मैं इधर उधर नहीं जाऊंगा, मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर रहूंगा। टहनी इधर जाती है, आम उधर नहीं जाता, आम तो लटका हुआ है वहीं की वहीं। तो वहां से जब टहनी इधर जाती है आम नहीं जाता, तो कट लग जाता है जहां से वो टहनी से जुड़ा हुआ है। फिर टहनी इधर जाती है, आम कहता है मैं अभी भी इधर नहीं जाऊंगा क्योंकि मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर रहूंगा। फिर एक कट लगता है, बार बार टहनी इधर से उधर जाती है, लेकिन आम अपनी जगह पर ही स्थिर अवस्था में रहता है। और अंत में जब इधर से उधर जाती है तो जहां से आम उस टहनी से जुड़ा हुआ रहता है, इधर से उधर जाने के कारण जब कट लगता है तो अंततः ये आम गिर ही जाता है, लेकिन कभी भी टहनी के साथ इधर उधर नहीं जाता। भले ही गिर जाऊंगा, पड़ जाऊंगा, लेकिन कभी भी तेरे साथ नहीं जाऊंगा। ऐसा कौन कहता है, ये आम। तो जैसे ही अपन यूं हिलाते हैं टहनी को हिलाने पर जो फल होते हैं उसका अपने स्थान से नीचे गिर जाना, क्योंकि स्थिर है तो स्थिर ही रहेंगे। तो अगला उदाहरण मैं लिख रहा हूं, पेड़ की टहनी को हिलाने पर फलों का नीचे गिरना। ऐसे कैसे और उदाहरण है गति के प्रथम नियम में भी स्थिर अवस्था के जड़ के नियम चल रहे हैं। अगले जो उदाहरण है, आपने कभी देखा होगा कि जब कंबल के अंदर या कपड़ों के अंदर धूल मिट्टी होती है तो अपन फटकारते हैं, और धूल मिट्टी जो है उनको कंबल को या कपड़ों को फटकारने पर धूल मिट्टी के कण अलग हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, जैसे कंबल को फटकारा, अब फटकारने पर कंबल में तो हलचल हुई, कंबल तो ये उठा, लेकिन धूल मिट्टी के कण उस कंबल के साथ नहीं जाते। माना ये जैसे कंबल है, उसमें बहुत सारी धूल मिट्टी है, आपने झटका मारा, अब झटका मारा आपने उस कंबल में कपड़े में, तो कपड़ा तो ये ऊपर नीचे हिला, लेकिन धूल मिट्टी के कण वहीं की वहीं रह रहे। वो कहते हैं हम तेरे साथ नहीं जाएंगे, और जब उसके साथ नहीं जाते तो उसकी जगह छोड़ देते हैं। आप सोचो यदि धूल मिट्टी के कण उस कंबल के साथ ही गति करते रहते तो क्या कभी अलग होते, क्या नहीं होते। तो आपने झटका किसको मारा, कंबल को, और कंबल को झटका मारते कंबल में इस प्रकार से हिलोरे आए, लेकिन धूल मिट्टी के कण वो वहीं की वहीं रहे, वो कंबल के साथ ऊपर नीचे नहीं गई। और ऐसी स्थिति में वो कंबल का साथ छोड़ देते हैं और उस कंबल से कपड़े से अलग हो जाते हैं।
तो अगली बात है कंबल, कंबल ऑब्लिक कपड़े को फटकारने पर, कंबल या कपड़े को फटकारने पर, फटकारने पर धूल मिट्टी के कणों का अलग होना, धूल मिट्टी के कणों का अलग होना। तो ये भी आपके उदाहरण किसका है, आपके गति के प्रथम नियम का, स्थिर अवस्था के जड़त्व का। और बात करें अपन, ऐसे आपने देखा होगा कभी अपन जब गीले कपड़े को फटकारते हैं तो पानी की बूंदों का अलग होना, वो भी यही उदाहरण है। तो यहां पर अगली बात लिख रहा हूं, गीले कपड़े को फटकारने पर, गीले कपड़े को फटकारने पर पानी की बूंदों का अलग होना, पानी की बूंदों का अलग होना, बूंदों का अलग होना, ये भी इसका उदाहरण है। ऐसे ही और उदाहरणों के लिए अपन बात करें तो आप कहोगे गुरुजी और उदाहरण कौन से हैं? और उदाहरण है कि कांच पर यदि बंदूक की गोली को दागे, कांच पर यदि बंदूक की गोली को दागते हैं तो उसमें एक छेद होता है। ये कांच, यदि वास्तव में ही कोई बंदूक है ना तो कांच के ऊपर जैसे ही गोली दागोगे ना एक छेद होगा टक जैसी, वास्तव में बंदूक ही है तो। और यदि आप कहो गुरुजी कांच पर बंदूक की गोली को दागने पर, यदि कांच तड़क जाता है तो फिर वो बंदूक नहीं, वो कोई तमंचा है, फिर कोई मतलब नहीं है, यहां नहीं करेगा। तो यहां पर बंदूक की गोली का बहुत ज्यादा वेग होता है और बहुत ज्यादा वेग होने के कारण ये कांच और जैसे ही गोली कांच के संपर्क में आएगी तो बहुत ज्यादा वेग होने के कारण अपने जिस हिस्से तक संपर्क में आएगी उस हिस्से को बाहर लेके निकल जाएगी। शेष हिस्सा कांच का कहता है कि मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर ही रहूंगा, इसलिए शेष हिस्से पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इतना ज्यादा वेग होता है बंदूक की गोली का कि अपना असर दूर तक डालती है, उससे पहले तो बाहर निकल जाती है, और जिस हिस्से पर प्रभाव डाला उस हिस्से पर तो छेद करके बाहर ले गई, उस हिस्से को तो कांच के हिस्से को, शेष हिस्सा क्या रहा, स्थिर। तो यहां पर अगली बात है बंदूक से कांच की गोली, बंदूक से कांच पर गोली दागने, बंदूक से कांच पर गोली दागने पर कांच में छिद्र होना, छिद्र का मतलब छेद होना, ये भी आपके उदाहरण है। तो बंदूक से कांच पर क्या, बंदूक से क्या करी, कांच पर गोली दागी और गोली दागने पर कांच में क्या हुआ, छेद, स्थिर अवस्था का जड़त्व है। अच्छा, अब आप कहोगे गुरुजी और बात क्या है इसके अंदर, और मैं आपको बताऊं एक बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन भी संभावित आपके आ सकता है। जैसे यहां पर ये एक दृढ़ आधार है और दृढ़ आधार है, एक ये धागा है, इस धागे का नाम ए है, इसके नीचे एक द्रव्यमान लटका हुआ है उसका नाम एम है, फिर एक धागा है उसका नाम बी है, और ये यहां पर इस प्रकार से धागा लटका हुआ है। अब अपन क्या कर रहे हैं इसमें, ये एक धागा है उसका नाम है ए, धागा कौन सा है, ए, ये नीचे वाला धागे का नाम क्या है, बी, और एम क्या है, यहां पर कोई द्रव्यमान है बीच में लटका हुआ है, सही है, ये द्रव्यमान। अब अपन क्या करते हैं, जैसे झटका मारते हैं ना, यो कभी देखना आप ऐसे लटका के आप किसी खूंटी से कोई द्रव्यमान लटका देना बीच में, फिर एक धागा और बंद, और ये नीचे के धागे को झटका से मारना, झटका मारोगे ना तो ये धागा टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि झटके का जो बल है वो केवल इसी धागे पर पड़ा, शेष हिस्सा कहता है मैं तो स्थिर हूं, तो स्थिर ही रहूंगा, तो ये धागा यहां से टूट जाएगा, इस जगह से टूटेगा। लेकिन अपन क्या है, इसको धीरे से यो खींचते हैं ना, आप इस धागे को झटका नहीं, धीरे से खींचो इसको, धागे को पकड़ के धीरे से, तो धीरे से खींचेंगे तो धागा यहां से टूटेगा, यहां से नहीं टूटेगा। यहां से क्यों टूटेगा? क्योंकि इस धागे के नीचे क्या लटका हुआ है, द्रव्यमान, तो इसमें तनाव ज्यादा होगा, और आप जब धीरे से खींचोगे तो आपका जो बल है ना उसका प्रभाव भी धीरे धीरे आगे तक पहुंच जाता है। भाई झटके से खींचेंगे तो आपके बल का प्रभाव केवल इस धागे तक ही रहेगा, वहां तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि शेष हिस्सा स्थिर है तो स्थिर रहेगा। लेकिन धीरे से खींचेंगे, इस धागे को पकड़ के धीरे से, तो आपके बल का प्रभाव ऊपर तक पहुंचेगा, और इस धागे में इस धागे की तुलना में तनाव भी ज्यादा है, ए धागे में बी धागे की तुलना में तनाव भी ज्यादा है। क्यों? क्योंकि ए धागे में mg जितना भार लटका हुआ, द्रव्यमान m है तो भार होगा mg भार के बराबर तनाव इसके अंदर है, तो इसमें तनाव ज्यादा होने के कारण, और एक आप बल लगा रहे हो तो वो बल भी ऊपर तक पहुंच रहा है, प्लस इसमें तनाव भी है भार के बराबर, इसलिए धागा यहां से टूटेगा। तो यहां पर ये है झटका मारने पर, अगला एग्जाम्पल है झटका मारने पर। बताओ झटका मारने पर कौन सा धागा टूटेगा? झटका मारने पर बी धागा टूटता है, परंतु क्यों टूटता है? क्योंकि शेष हिस्सा स्थिर है तो स्थिर ही रहेगा, परंतु धीरे धीरे बी धागे को खींचते हैं,
बी धागे को खींचते हैं तो क्या होता है, बी धागे को धीरे धीरे खींचेंगे तो बल का प्रभाव आपका जो बल है, जो आपने बल लगाया खींचने का, उसका प्रभाव ऊपर तक संचरित हो जाता है। ऊपर तक संचरित, यहां लिख देता हूं, ऊपर तक संचरित हो जाता है, ऊपर तक संचरित हो जाता है एवं धागे ए में तनाव अधिक होने के कारण ए में तनाव ज्यादा होगा फिर, क्योंकि इसमें बाहर भी लटका हुआ है। ए में तनाव अधिक होने के कारण धागा ए टूटता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि झटके से यदि अपन धागे को खींचते हैं, यहां पर नीचे झटके से खींचे तब तो 20 नंबर का धागा टूटेगा, लेकिन धीरे धीरे खींचते हैं तो धागा कौन सा टूटेगा, ए नंबर का टूटेगा। तो ये अपन ने पढ़े गति के पहले नियम का पहला हिस्सा, जिसका नाम था स्थिर अवस्था का जड़त्व। अब यहां पर पहले नियम के मैंने बताए थे 3 भाग कर दिए। बच्चे क्या करते हैं कि बहुत सारे वीडियो देखते हैं, वीडियो में अपूर्णता होती है। जो वीडियोज आप बहुत सारे बच्चे कहीं इधर उधर भटकते रहते हैं, और इन वीडियोज के अंदर अपूर्णता है बहुत सारे वीडियोज के अंदर, क्योंकि टीचर जो है वो पूरा देता ही नहीं है। वो टॉपिक को खटा दे कंप्लीट कर देता है, 5 मिनट में 10 मिनट में खत्म हो गया साहब, क्योंकि वो 5-7 मिनट में कितना बताएगा, बस अपने वीडियो है उसको दिखा दिया, खत्म हो गया। आप कोई भी चीज है उसके अंदर पूर्णता लाए। मैंने गति के तीनों नियम जो है, तीनों नियमों के मैंने 3 वीडियो जो है आपको मैं बता रहा हूं। आज पहला वीडियो है, उसके अंदर 2 वीडियो और आएंगे। कितने बड़े नियम है ये तीनों, जिनमें समझने की। अपन सोचो पहले नियम के 3 भाग कर दिए। अभी तो पहला नियम जो है उसका पहला भाग कंप्लीट हुआ है, स्थिर अवस्था का जड़त्व। अब दूसरा आता है गतिशील अवस्था का जड़त्व। इसलिए पूर्ण चीजें पढ़े, थोड़ा सा भले ही वक्त लगे, लेकिन पूर्णता यदि अपन आधारित होंगे तो ही फायदा मिलेगा। अपूर्णता से कोई फायदा नहीं मिलेगा। फिर लग भी रहा होगा कि आप कोई पढ़ रहा है, इधर उधर कोई भटकते रहते हैं बच्चे, तो उनको लगता भी है कि हम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन कोई मतलब वाली बात नहीं, क्योंकि आप जो पढ़ रहे हो ना कहीं पर, वहां पर वो बता ही बहुत कम रहा है आपको, उसको पता ही नहीं है कितनी सारी चीजें बच्चों को बतानी चाहिए। तो इसलिए अपूर्णता के अंदर उसको अपूर्ण ज्ञान मिल रहा है, फिर वो करेगा भी क्या। इसलिए ध्यान दीजिएगा, किताबों में सोचो एक पार्ट कितना बड़ा होता है। अब एक पार्ट इतना बड़ा होता है, गति के नियम के पूरा एक चैप्टर है। अब एक चैप्टर बना दिया इस गति के नियम में, और बहुत सारे वीडियो जो बना रखे हैं बहुत सारे, उनके अंदर 10 मिनट में, 15 मिनट में, 8 मिनट में तो पूरा वीडियो कंप्लीट हो जाता है गति के नियम। आप सोचो इतने बड़े पार्ट को कैसे कर दिया उन्होंने। इसलिए क्या पूर्णता लाने की कोशिश करिएगा, और जितना मैं आपको बता रहा हूं ऐसे स्थिति में आप इससे स्थापित होइएगा। तो यहां पर अगली जो बात आती है गति का प्रथम नियम, उसमें दूसरा जो भाग है उसका नाम है गतिशील अवस्था के जड़त्व का नियम। तो अगली बात मैं बोल रहा हूं गतिशील अवस्था। पहला था स्थिर अवस्था का जड़त्व, दूसरा है गतिशील अवस्था का जड़त्व। तो पहला जो भाग था उसका नाम दिया था मैंने स्थिर अवस्था का जड़त्व, और उसके दूसरा भाग का नाम है गतिशील अवस्था का जड़त्व। इसमें क्या बोलेंगे, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति करती रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति करती रहेगी जब तक कि कोई भारी बल न लगे। तो यहां पर यह कहलाता है स्थिर गतिशील अवस्था का जड़त्व। अब आप कहोगे इसके उदाहरण क्या है। उदाहरण क्या है, बस के अचानक ब्रेक लगाने पर सवारियों का आगे की ओर झुक जाना। क्योंकि आप सोचो ये नीचे का शरीर मैंने भी आपको बताया था गाड़ी के संपर्क में जाता रहता है। अचानक जब क्या है, अब आपकी गाड़ी चल रही है, आप भी गाड़ी में हो, तो आपका पूरा शरीर गाड़ी के साथ साथ शुरू में चल रहा है। अचानक ब्रेक लगाए तो नीचे का शरीर तो गाड़ी के साथ साथ रुक गया, लेकिन ऊपर का शरीर कह रहा है मेरी जो गति है, और गति है तो मैं गति करता रहूंगा, तो एकदम ये शरीर आगे की ओर जाता है। और इसीलिए कभी सोचना सीट बेल्ट लगाया जाता है। सीट बेल्ट लगाने के पीछे क्या रीजन है कि जब अचानक सामने से कोई ऐसा लगे कोई दुर्घटना होने वाली है, एकदम झटके से ब्रेक लगाए, आसानी से धीरे धीरे ब्रेक लगाए उसमें झटका नहीं लगता, लेकिन एकदम झटके से ब्रेक लगाए, कोई आगे कोई ऐसी बात आ गई और झटके से ब्रेक लगाए। अब ब्रेक लगाए तो नीचे का शरीर ये तो गाड़ी के संपर्क में ज्यादा है तो रुक गया, लेकिन ऊपर का शरीर यदि सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो आगे जाएगा, आगे स्टीयरिंग से टकराएगा। हो सकता है तगड़ा झटका लगे तो आगे का शरीर, आपका ऊपर का शरीर आगे बाहर निकल जाए, तो वो भी दुर्घटना हो सकती है। इसलिए सीट बेल्ट को बांधते हैं। सीट बेल्ट में खूबी क्या होती है कि वैसे तो सीट बेल्ट को कितना भी खींच लो आप, जब अपन बैठते हैं जब कितना ही खींच लो, जो शरीर की साइज है उसके अनुसार कितना भी खींच जाता है वो, लेकिन जब एकदम झटका लगता है ना, आप सीट बेल्ट में देखना एकदम झटका, तो वो क्या है एकदम लॉक लग जाता है सीट बेल्ट के अंदर। तो जैसे ही एकदम ब्रेक लगेंगे और ब्रेक लगने पर जब शरीर ऊपर की ओर जाना लगेगा तो सीट बेल्ट क्या कर देता है, एक लॉक लगा देता है। तो सीट बेल्ट का बांधना ये भी इसका उदाहरण है। तो यहां पर मैं उदाहरण लिख रहा हूं, अचानक ब्रेक लगाने पर, अचानक ब्रेक लगाने पर, अचानक ब्रेक लगाने पर
सवारियों का आगे की ओर झुक जाना, आगे की ओर झुक जाना, ये गतिशील अवस्था का जड़त्व। अगली बात मैंने बताया था सीट बेल्ट का बांधना, सीट बेल्ट का बांधना, ये भी इसका उदाहरण है। अच्छा, आप कहोगे गुरु जी और उदाहरण, घुड़सवार का घोड़े से उछलकर पुनः घोड़े पर बैठ जाना। सर्कस, सर्कस में क्या होता है, जैसे ये कोई घोड़ा है और ये कोई घोड़ा है और ये घोड़ा चल रहा है और इस पर एक घुड़सवार बैठा हुआ है। अब माना घोड़े का वेग भी 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, माना सपोज कर ले 40 है, कम मान लो, चलो 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ ये भी घुड़सवार भी घोड़े पर बैठा है तो इसका भी कितना होगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि उसी पर बैठा है और आराम से चल रहा है, टक 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 टक। अब क्या करता है, सर्कस में करतब दिखाने के लिए, तालियां बटोरने के लिए क्या करता है, तुरंत इससे उछलता है। अब उछलता है और घोड़ा जब उछल जाता है तो घोड़ा तो आगे बढ़ ही गया, लेकिन ये भी तुरंत इस पर आके बैठ जाता है। बताओ क्यों बैठ गया, क्योंकि ये नियम क्या है, गति है। यदि कोई वस्तु गतिशील है तो गति करती रहेगी जब तक कि कोई बल नहीं लगे। अब यहां पर ये क्या है, जब ये उछला उस समय पर इसमें कितना वेग था 10, अब 10 के वेग से घोड़ा आगे आया और ये भी गति है तो गति करता रहेगा, क्योंकि उछलते समय इस घुड़सवार में भी आगे बढ़ने का वेग घोड़े के वेग के बराबर 10 ही था, तो वो 10 के वेग से आगे बढ़ के घोड़े पर बैठ जाएगा। तो गति है तो गति ही करता रहेगा, तो तुरंत उससे उछलता है और वापस घोड़े पर बैठ जाता है। तो घुड़सवार का घोड़े से उछलकर पुनः घोड़े पर बैठ जाना। हाँ, यदि घोड़े के जज्या है कि उछलने के बाद में अपने वेग को कम ज्यादा कर ले, अपने वेग को कम ज्यादा कर ले, जैसे माना शुरुआत में घोड़े का वेग कितना है 10 है तो इसका वेग भी कितना है 10। अब 10 से जैसे ही उछलेगा उसके बाद में घोड़े ने अपना वेग कर लिया 12, तो 12 कर लिया, तो बताओ ये तो बेचारा कितने से आएगा 10 से, और घोड़ा कितने से जाएगा 12 से, तो घोड़ा तो आगे पहुंच जाएगा 12 से और ये क्या जाएगा पीछे, तो पीछे फटाका फूट जाएगा, इसका पीछे गिर जाएगा। या घोड़ा अपने वेग को कम कर ले, 10 के उछलने पर 10 था, लेकिन उसके बाद में घोड़े ने अपना वेग 8 ही कर लिया, तो 8 ही कर लिया तो क्या होगा, ये तो बेचारा 10 से जाएगा, ये तो 10 से जाएगा, लेकिन घोड़ा कितने से बढ़ा 8 से, तो घोड़ा तो यहीं रह जाएगा और व्यक्ति जो घुड़सवार है वो आगे पहुंच जाएगा, फटाका आगे फूट जाएगा। लेकिन ये क्या है, इतनी जल्दी घटना होती है कि तुरंत घोड़े से उछलता है, पूरा घोड़े पर बैठ जाता है। घोड़ा चाहते हुए भी अपने वेग को कम ज्यादा नहीं कर पाता। तो घुड़सवार का घोड़े से उछलकर पुनः घोड़े पर बैठ जाना। तो अगली यहां पर उदाहरण मैं लिख रहा हूं, घुड़सवार का अगला उदाहरण, घुड़सवार का घोड़े से उछलकर पुनः घोड़े पर बैठ जाना, पुनः घोड़े पर बैठ जाना। इसी प्रकार से अगला उदाहरण लंबी कूद के खिलाड़ी। लंबी कूद के खिलाड़ी आपने देखा होगा, दौड़ के आते हैं वो, और दौड़ के आते हैं और टक 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 एकदम टप्पा खाते हैं। टप्पा इसलिए खाते हैं क्योंकि क्रिया की प्रतिक्रिया, शरीर को उछालना जरूरी है। यदि टप्पा नहीं खाएंगे तो ऐसे भागता रहे। लेकिन लंबी कूद का खिलाड़ी एकदम यो दौड़ता दौड़ता आता है, यहां पर टप्पा खाया और टप्पा खा के यो आगे बढ़ जाता है, क्योंकि जो गति है तो गति ही करता रहेगा। तो लंबी कूद के खिलाड़ी भी इसका एक उदाहरण है। और उदाहरणों की यदि अपन बात करें तो यहां पर गतिशील अवस्था के उदाहरणों में बस से जब सवारी उतरती है तो ड्राइवर कहता है कि आगे मुंह करके उतरो। एक्चुअल में ये वो ड्राइवर कहते हैं जो गाड़ी को, बस को पूरी तरह से रोकते नहीं है। जो बस को पूरी तरह से रोक देंगे उनकी तरफ से तो चाहे मन में आए जिधर मुंह करके उतरो, लेकिन जो बस को थोड़ा धीमा करते हैं वो कहते हैं आगे मुंह करके उतर जा। उसका कारण क्या है जरा सोचिएगा। ये बस है और बस का माना गाड़ी थोड़ी धीमी कर ली उसने, 2 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग है, बिल्कुल धीमी कर ली गाड़ी, और सवारी से कहता है बस इधर चल रही, और सवारी से कहता है आगे मुंह करके उतर जाओ। अब सवारी किस में से उतरती है, बस में से। तो सवारी जब उतरती है तो बताओ सवारी में कितना वेग था, बस की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटा। और जैसे ही सवारी नीचे जमीन पर पैर रखती है, सवारी में जब बस से उतरी तो बस का ही तो वेग था, क्यों बस चल रही 2 से, सवारी भी बस में, सवारी में बस का वेग 2 है। और जैसे ही सवारी नीचे जमीन पर पैर रखती है तो सवारी में भी बस की दिशा में 2 किलोमीटर प्रति घंटे का वेग है, क्योंकि इतना उतरते इतना घर्षण नहीं होता कि व्यक्ति एकदम बस से उतरा और वहां पर घर्षण खाने एकदम जाम हो जाए। जब बस से उतरते हैं तो बस की दिशा में बस का जैसा वेग मौजूद होता है, एक झटका सा मौजूद होता है उस वेग के कारण। तो जैसे बस से उतरे तो एक झटका सा होता है, झटके कारण वो ऐसे ऐसे 1-2 स्टेप चलता है और तब उसके बाद में घर्षण कारण उसका वेग 0 हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि बस से उतरते समय ड्राइवर कहता है कि आगे मुंह करके उतर जा। आगे मुंह करने, क्योंकि अपने चलने की जो आदत होती है वो उधर है कि अपना जिधर मुंह होता है उधर ही अपन बढ़ते हैं। तो एकदम मैं बस से उतरा, बस का वेग मुझ में मौजूद था, तो एकदम उतरा तो मुझ में झटका लगा हुआ था बस की दिशा में, मैं एकदम उतरते ही क्यों करूंगा, अपन पीछे मुंह करके भी उतर सकते हैं,
लेकिन पीछे मुंह करके उतरने में ये है कि जैसे बस यही है और ड्राइवर कहते हैं तो तेरी तरह मुंह करके उतरेंगे। लेकिन अपन चूंकि बस की दिशा में झटका बना हुआ है, तब आपको उल्टा चलने की आदत होनी चाहिए, क्योंकि बस की दिशा में झटका बना हुआ है। और यदि आप उल्टा मुंह करके उतरोगे, ड्राइवर तरफ मुंह करके उतरोगे, यदि आपको उल्टा चलने की आदत नहीं है तो एकदम उस झटके के कारण आप सीधा यहाँ गिरोगे और आपकी टोपी लाल हो जाएगी। टोपी लाल का मतलब सिर में एकदम चोट लग जाएगी, ऐसे गिरोगे पट से। तो अपन क्या है कि सहज रूपता क्या होती है कि अपन को कोई इधर से कोई कहे कि झटका बना हुआ है तो अपन जो स्टेप्स चल लेते हैं तो बस की दिशा में। तो यहां पर भी ये अगले उदाहरण की बात है, बस से उतरते समय सवारियों को, बस से उतरते समय सवारियों को आगे मुंह करके उतरने के लिए कहना, आगे मुंह करके उतरने के लिए कहना। तो इसीलिए वो कहता है बस से उतरते समय सवारियों को आगे मुंह करके, लिखा भी रहता है बस के गेट पर भी कृपया आगे मुंह करके उतरे। अच्छा, और बात है बस की छत पर सामानों का बांधना, बस की छत पर सामानों का बांधना। आपने देखा होगा यदि बस की छत पर सामान नहीं बांधोगी तो बस पर एकदम बस है और उस पर एकदम ब्रेक लगाए। अब ब्रेक लगाए तो क्या हुआ, गति है तो गति करता रहेगा, तो ये जो सामान है ना ये कह रहा है मैं तो गति करता रहूंगा, तो एकदम ब्रेक लगाओगे खट और पूरा सामान आगे निकल जाएगा, ऐसे सर से आगे निकल जाएगा ब्रेक लगाते। अब सामान को बांध दोगे तो ब्रेक लगाने पर भी वो सामान आगे नहीं निकलेगा क्योंकि वो बंधा हुआ है। तो बस की छत पर सामान का बांधना। ऐसे और उदाहरण, क्षैतिज गति कर रही वायुयान से गिराए गए भोजन के पैकेट का गिराए गए स्थान से आगे गिरना। अगला जो उदाहरण बता रहा हूं इसका गतिशील अवस्था के जड़त्व का, कि क्षैतिज गति कर रहे वायुयान से गिराए गए भोजन के पैकेट का गिराए गए स्थान से आगे गिरना। जैसे ये कोई वायुयान है, ये कोई वायुयान है जो ऐसे गति कर रहा है, ऐसे यो चल रहा है यो, और यहां पर एक बाढ़ पीड़ित है, बाढ़ आ गई बहुत जोर की, ये बहुत जोर की बाढ़ आई, तो ये जो वायुयान है ना इस वायुयान से भोजन के पैकेट गिराए जा रहे हैं। अब भोजन का पैकेट यहां से गिराया, अच्छा बाढ़ पीड़ित है, बेचारे खड़े हो गए यहां पर कि कोई भोजन का पैकेट आ जाए, तो क्योंकि सब कुछ डूब गया। तो यहां पर बहुत तगड़ी बाढ़ आई, बाढ़ पीड़ित है, वायुयान ऊपर से गति करता हुआ आ रहा है और भोजन का पैकेट गिरा रहा है। ये जो है यहां पर व्यक्ति चालाक है, तो बिल्कुल जहां पर भोजन का पैकेट गिरा रहा है वहीं पर सीट बना के खड़ा हो गया। एक ये जो बाढ़ पीड़ित है ये अंधा है, इसको दिखता नहीं अंधा है, और यहां पर ऐसे हाथ करके खड़ा हो गया, देखिए कोई भोजन का पैकेट आ जाए तो मुझको मिल जाएगा, नहीं तो भूखा तो ही कोई बात नहीं। तो यहां पर बाढ़ आई हुई है और बाढ़ पीड़ित जो है वायुयान से भोजन के पैकेट गिराए जा रहे हैं, और वहां पर एक जो व्यक्ति है वो तो वहीं पर बिल्कुल सीट बना के हाथों को लेके खड़ा हो गया जहां से भोजन का पैकेट गिरता है, बिल्कुल उसके नीचे खड़ा हो गया। और एक ये अंधा है जो उससे थोड़ा आगे खड़ा हुआ है और ये हाथ बना के खड़ा है, देखे कोई भोजन का पैकेट आ जाए, दिख तो रहा नहीं कहां से गिरा रहे हैं, तो ऐसे खड़ा हो गया भगवान भरोसे। तो बताओ भोजन का पैकेट किसको गिरेगा, और वायुयान ऐसे गति करता हुआ आ रहा है, तो किसको मिलेगा, अंधे को, क्यों भगवान भरोसे है ना। अरे भगवान पर भरोसा है तो भगवान पर भरोसा है तो इसी को मिला। कारण क्या है, जब वायुयान गति करता हुआ आ रहा है तो माना वायुयान का वेग माना 2 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो बताओ इस भोजन के पैकेट में भी वेग कितना होगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि भोजन का पैकेट भी किसमें है, वायुयान में। और जैसे ही उसको छोड़ दिया तो भोजन का पैकेट नीचे तो आ रहा है, नीचे बताओ किसके कारण आ रहा है, गुरुत्वाकर्षण के कारण, धरती के खिंचाव के कारण। लेकिन भोजन के पैकेट में वायुयान की दिशा में वेग है तो आगे बढ़ता हुआ आएगा, भोजन का पैकेट नीचे तो आएगा लेकिन आगे बढ़ता हुआ। तो जहां से गिराएंगे तो भोजन का पैकेट नीचे तो आ रहा है लेकिन वो आगे बढ़ता हुआ आएगा, क्योंकि जब भोजन के पैकेट को गिराया गया तो भोजन के पैकेट में भी वायुयान का क्षैतिज वेग मौजूद था, इधर वाला वेग मौजूद था, तो यो आगे बढ़ता हुआ आएगा, तो इसीलिए इसको मिलेगा अंधे को। तो यहां पर भी यह है कि क्षैतिज गति कर रहे वायुयान से भोजन के पैकेट को गिराने पर भोजन का पैकेट गिराए गए स्थान, गिराया यहां पर था लेकिन उससे आगे बढ़कर भोजन का पैकेट गिरता है। तो यहां पर मैं लिख रहा हूं क्षैतिज गति कर रहे वायुयान से, क्षैतिज गति कर रहे वायुयान से भोजन के पैकेट को गिराने पर, भोजन के पैकेट को गिराने पर इसका भोजन के पैकेट को गिराने पर इसका गिराने वाले बिंदु से आगे गिरना, इसका गिराने वाले बिंदु से आगे गिरना। तो गिराने वाला बिंदु तो ये था, भोजन का पैकेट यहां नहीं आएगा, वो आगे आएगा। तो
तो यहां पर मैंने लिखा क्षैतिज गति कर रहे वायुयान से भोजन के पैकेट को गिराने पर इसका गिराने जाने वाले बिंदु से, इसका गिराने वाले बिंदु से आगे गिरना। तो बताओ ये भी किसका उदाहरण है? गति के जड़त्व का। तो पहले नियम के 3 भाग पढ़ रहे हैं। गति का जो पहला नियम है उसके 3 भाग में अपन ने 2 भाग पढ़े। पहला भाग पढ़ा था स्थिर अवस्था का जड़त्व और दूसरा भाग अपन ने पढ़ा था गतिशील अवस्था का जड़त्व। अब अपन यहां पर तीसरा और अंतिम भाग ले रहे हैं और वो है दिशा का जड़त्व। तो तीसरा और अंतिम भाग इसका जो है वो है दिशा का जड़त्व। तो यहां पर मैं तीसरा भाग लिख रहा हूं और उसका नाम है दिशा का जड़त्व। तो यहां पर मैंने लिख दिया ये दिशा का जड़त्व। इसमें क्या लिखेंगे? तो पहला भाग क्या था बोलो? गति के पहले नियम का पहला भाग स्थिर अवस्था का जड़त्व, दूसरा भाग गतिशील अवस्था का जड़त्व और तीसरा भाग क्या है? दिशा का जड़त्व। इसमें क्या है? वस्तु जिस दिशा में गतिशील है उसी दिशा में गति करती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल न लगे। और इसके उदाहरण क्या? तो उदाहरण देखो नंबर 1, पहला उदाहरण इसका। अचानक जब मोड़ आता है तो मोड़ जैसे गाड़ी चल रही है, अचानक मोड़ पर गाड़ी को यूं मोड़ते हैं, सवारी जाती है इधर, वाहन मुड़ता है इधर और सवारी जाती है इधर। जैसे गाड़ी मोड़ मैंने यो और सवारी गई यो। क्यों? क्योंकि नीचे का शरीर तो मैंने क्या बोला था गाड़ी के संपर्क में ज्यादा है, तो ये तो गाड़ी के साथ साथ मुड़ गया, लेकिन ऊपर का शरीर कहता है मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं नहीं मुड़ू, गाड़ी तो मुड़े तो मुड़, मैं तो इधर ही रहूंगा। तो गाड़ी इधर मुड़ जाती है लेकिन ऊपर का शरीर कहता है मैं तो इधर ही रहूंगा, मैं तो उसी दिशा में बना रहूंगा। तो यहां पर पहला उदाहरण मोड़ पर सवारियों का ऊपरी हिस्सा, शरीर का जो ऊपर का हिस्सा, मोड़ पर सवारियों का ऊपरी हिस्सा मोड़ के विपरीत झुक जाता है, जाता है। तो ये आपके दिशा का जड़त्व है, उसी दिशा में बना रहेगा। और अपन बात करें, यदि आपने एक पत्थर है और एक पत्थर है उसको आपने डोरी से बांध के उसको अपन घुमा रहे हैं, एक पत्थर को एक डोरी से बांध के यूं घुमा रहे हैं, ये डोरी है ठीक है, और ये पत्थर है, इसको अपन ऐसे घुमा रहे हैं। तो डोरी से पत्थर को बांध के यूं घुमा रहे हैं। अब पत्थर क्यों घूम रहा है? पत्थर इसलिए घूम रहा है क्योंकि आपने केंद्र की ओर एक तनाव बल दे रखा है। पत्थर तो निकलना चाहता है, तो जैसे आप घुमा रहे हो ना, तो पत्थर की कोई कहे यहां पर दिशा क्या है, तो स्पर्श रेखा के अनुदिश यो। पत्थर तो ऐसे निकलना चाहता है लेकिन आपने लगातार उसको केंद्र की ओर क्या कर रखा है? खींच रखा है। आप सोचिएगा डोरी से पत्थर को बांध कर और अपन यो घुमा रहे हैं, आप तो यो मानोगे जैसे कोई भैंस है और भैंस रूठ गई आज, और भैंस को जेवड़े से पकड़ के अपने खड़े हो गए, और भैंस भागना चाहती है, भैंस फिर भागना चाहती है, अपनी यो फिर खींच लेते हैं क्यों खड़े हो गए रस्से को पकड़ के। भैंस जो भगती है फिर खींच लिया, भैंस जो भगती है फिर खींच लिया। तो बताओ भैंस की क्या बढ़ जाएगी? चक्री। क्योंकि भैंस तो यो भगना चाहती है लेकिन रस्से को अपने यो खींच रखा है अपनी तरफ, तो भैंस की चक्री बढ़ जाएगी। लेकिन यदि रस्सा टूट जाए या अपन रस्से को छोड़ दे तो भैंस जिस बिंदु पर होगी उसी बिंदु पर सीधी सर आगे निकल जाएगी। वो की वही बात यहां पर कि अपन एक डोरी से पत्थर को बांधकर घुमा रहे हैं। पत्थर क्यों घूम रहा है? क्योंकि अपन ने केंद्र की ओर एक तनाव बल दे रखा है जो अभिकेंद्री बल कहलाता है। और जैसे अपन डोरी को छोड़ देंगे या डोरी टूट जाती है, दोनों बातें, या तो डोरी को छोड़ दो या डोरी टूट जाती है, तो आप देखना पत्थर जिस दिशा पर होगा, जिस बिंदु पर आप ये घटना करोगे उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अंदर सीधा आगे निकल जाता है। तो यहां पर बात क्या है कि जब किसी डोरी से पत्थर को बांधकर घुमाया जाता है तो ऐसी स्थिति में डोरी के टूटने पर या डोरी को छोड़ने पर पत्थर जिस बिंदु पर होता है उस बिंदु पर स्पर्श रेखा के अंदर सीधा आगे निकल जाता है, क्योंकि जिस दिशा में है उसी दिशा में बना रहेगा। वो तो दिशा आप क्यों बदल रही थी इसकी? ये तो सीधा यूं बढ़ना चाह रहा था पत्थर, लेकिन लगातार वृत्ताकार गति करने के लिए बाध्य क्यों हो रहा था? क्योंकि आपने बल लगा रखा है। अब यदि अपन बल हटा देते हैं तो ऐसी स्थिति में वो जिस बिंदु पर है, जिस दिशा में, उसी दिशा में गति करता हो। पत्थर है, यहां छोड़ दिया सीधा पत्थर यूं निकल जाएगा, यहां छोड़ दी डोरी को यूं निकल जाएगा, यहां छोड़ दी यूं निकल जाएगा सरल से। तो यहां पर अगली बात मैं लिख रहा हूं, अगला इसका एग्जांपल, डोरी से पत्थर को बांधकर। अगला उदाहरण, डोरी से पत्थर को बांधकर घुमाने पर, जब डोरी टूट जाती है या पत्थर को, जब डोरी टूट जाती है या डोरी को छोड़ा जाता है, या डोरी को छोड़ा जाता है, तो पत्थर
छोड़ने वाले बिंदु, तो पत्थर छोड़ने वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश, अनुदिश, अनुदिश का मतलब अलाउ, स्पर्श रेखा के अनुदिश सीधा गति करता हुआ आगे निकल जाता है, सीधा गति करता हुआ, सीधा गति करता हुआ आगे बढ़ जाता है, उसी दिशा में आगे बढ़ जाता है। तो सीधा गति करता हुआ, सीधा गति करता हुआ आगे बढ़ जाता है उसी दिशा में, उसी दिशा में। तो यहां पर जैसे आपने ये डोरी है, डोरी से पत्थर को बांध कर ऐसे घुमा रहे हैं, और आपने जैसे यहां पर छोड़ दिया तो पत्थर यहां पर स्पर्श रेखा यों निकल जाएगा, यहां छोड़ दिया तो यों निकल जाएगा। जिस बिंदु पर छोड़ोगे उसी बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश आगे गति करता हुआ आगे निकल जाएगा। तो मैं लिखा डोरी से पत्थर को बांधकर घुमाने पर जब डोरी टूट जाती है या डोरी को छोड़ा जाता है तो पत्थर छोड़ने वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा के अनुदिश सीधा गति करता हुआ आगे बढ़ जाता है। एक इसका उदाहरण और है, और एक उदाहरण क्या है कि यदि कीचड़ है, यदि कीचड़ है तो कीचड़ जो होता है उस पर जब वाहन का पहिया आता है, तो वाहन का पहिया जैसे कीचड़ भरा हुआ है, अब कीचड़ भरा हुआ है तो आपने कभी देखना है कीचड़ भरा हुआ उसमें वाहन का पहिया आएगा ऐसे घूमता हुआ, तो वाहन का जो पहिया घूमता हुआ आएगा ना, तो जहां से कीचड़ और वाहन का पहिया टकराएगा तो वो भी उसको स्पर्श रेखा के अनुदिश आगे की ओर धकेल देता है। जैसे यहाँ पर कीचड़ भरा हुआ है और वाहन का पहिया आया ऐसे घूमता हुआ तो सीधा स्पर्श रेखा के अनुदिश आगे धकेल देता है। इसलिए कीचड़ का जो है वाहन का पहिया आता है तो कीचड़ दूर तक आगे बढ़ जाता है स्पर्श रेखा के अनुदिश आगे। तो अगला उदाहरण मैं लिख रहा हूं, वाहन का पहिया, वाहन का पहिया कीचड़ को स्पर्श रेखा के अनुदिश, स्पर्श रेखा के अनुदिश, वाहन का पहिया कीचड़ को स्पर्श रेखा के अनुदिश आगे आगे धकेल देता है, धकेल आगे धकेल देता है। तो ये भी आप इसके उदाहरण है दिशा के जड़ के। तो आज अपने यहां पर गति का जो पहला नियम है उसके 3 भाग पढ़े, और टॉपिक चल रहा है न्यूटन की गति के नियम। शॉर्ट में बोलते हैं गति के नियम दिए थे न्यूटन ने, इसलिए कहलाते हैं न्यूटन की गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। और ये जो गति के नियम है, ये न्यूटन ने 3 जो नियम दिए थे उनमें अपन ने आज पहला नियम पढ़ा है, और पहले नियम के भी अपन ने 3 भाग करे हैं। पहले नियम का पहला भाग स्थिर अवस्था का जड़, दूसरा भाग गतिशील अवस्था का जड़, और तीसरा भाग दिशा का जड़। और ये तीनों ही जो आपके भाग हैं, ये संपूर्ण जितने भी उदाहरण पढ़े हैं, चाहे स्थिर अवस्था का जड़ का पढ़ा है, चाहे गतिशील अवस्था का जड़ का पढ़ा है, चाहे दिशा के जड़ के उदाहरण पढ़े, ये सब के सब उदाहरण सामूहिक रूप से गति के प्रथम नियम के उदाहरण कहलाते हैं। तो आज हमने इतना इसके अंदर पढ़ा है गति के पहले नियम के बारे में। अगले वीडियो में हम गति के दूसरे नियम के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।